Hello friends, Namaste. I hope you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from Shraddha Samriddhi Guidance SSG. Please like, share, comment and subscribe to the channel if you like this series of SFM theory revisions. गणपति बाप्पा मोरया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर जो कि है लीजिंग डिसीजंस। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। तो इसमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ एक के याद रखने, या तो फाइनेंशियल का याद कर लीजिए या ऑपरेटिंग लीज के फीचर्स याद कर लीजिए, क्योंकि जो दूसरा है वो उसका पूरा का पूरा अपोजिट है। तो अभी हम पहले आंसर देख लेते हैं। जैसे इसमें पहले लिखा हुआ है साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल लीज। तो फाइनेंशियल लीज में क्या बोला है, सबसे पहले तो इसकी टर्म बताई गई है। तो जो फाइनेंशियल लीज होती है उसकी टर्म या तो इमीडिएट पीरियड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म की अरेंजमेंट होती है। फिर दूसरी बात यह है कि ये कैंसिल नहीं की जा सकती। इसको फाइनेंशियल लीज अगर आप ले लेते हैं तो उसको बीच में आप कैंसिल नहीं कर सकते। और मोस्टली इस लीज के अंदर फुली एमोटाइज हो जाता है, जो भी अपना एसेट होता है वो पूरा फुली एमोटाइज हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर कॉस्ट कौन इनकर करेगा। तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस या फिर टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये सारी जो भी कॉस्ट होगी वो लेसी इनकर करेगा, ना कि लेसर। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड किया है कुछ इसके अलावा तो होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सारी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, टैक्सेस, इंश्योरेंस आर टू बी बॉन्ड बाय द लेसी, यानी कि जो लीज ले रहा है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो लेसी है उसी के ऊपर रिस्क होगा, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, यानी कि अगर उसने जो मशीनरी या जो भी प्रोडक्ट लिया है लीज पे, अगर वो एब्सोल्यूट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, वो पुराना पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका जो रिस्क होता है वो लेसी के ऊपर होता है, ना कि लेसर पर। और फाइनली लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि इस फाइनेंशियल लीज में जो लेसर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंसर के तौर पे लीज के अंदर एंटर हुआ रहता है, और उसका एसेट के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि एसेट के ऊपर उसका कुछ लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे दे देता है और लेसी जो हिसाब से लेना है वो ले लेता है। अब इसका फुल्ली अपोजिट, ये जो हमने 6 पॉइंट पढ़े, इसके फुल्ली अपोजिट ऑपरेटिंग लीज में है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि टर्म उसमें इमीडिएट और लॉन्ग टर्म होती है, इसमें टर्म जो है वो लेस देन इकोनॉमिक लाइफ होती है इक्विपमेंट की, वो कैंसिल की जा सकती है, वो कैंसिल नहीं की जा सकती है। ये जो है ऑपरेटिंग लीज वो कैंसिल की जा सकती है बिफोर एक्सपायरेशन डेट। थर्ड पॉइंट आता है कि फाइनेंशियल लीज में तो वो फुली एमोटाइज होती है, लेकिन इसमें फुली एमोटाइज नहीं होती कॉस्ट ऑफ द एसेट। फोर्थ पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, टैक्सेस और इंश्योरेंस का। फाइनेंस लीज में वो लेसी बॉन्ड करता है, वहीं ऑपरेटिंग लीज में ये लेसर, यानी कि जो लीज पे दे रहा है एसेट वो बॉन्ड करता है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, ये कौन हैंडल करेगा। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइनेंस लीज में तो लेसी के ऊपर ये रिस्क रहता है, लेकिन इस केस में यानी कि ऑपरेटिंग लीज में लेसी इससे प्रोटेक्टेड रहता है। और लास्टली जो लेसर है फाइनेंस लीज में वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसियर का काम करता है, लेकिन यहाँ पे उसके पास ऑप्शन होता है कि वो इसकी कॉस्ट की रिकवरी कर सकता है फ्रॉम अनदर पार्टी, अगर जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो बिफोर उसके एक्सपायरी के डेट के पहले अगर कैंसिल हो जाता है तो अनदर पार्टी से वो उसकी कॉस्ट रिकवर कर सकता है। यानी कि यहाँ पे लेसर का एसेट के अंदर इंटरेस्ट रहता है बाद में भी, लेकिन फाइनेंस लीज में लेसर ओनली एक्ट्स एज अ फाइनेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन क्रॉस बॉर्डर लीजिंग। तो क्रॉस बॉर्डर लीजिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लेसर और लेसी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएटेड होते हैं। यानी कि आप एक कंट्री में, लेट अस से आप इंडिया में हैं और आप अमेरिका के साथ एक लीज में एंटर हो रहे हैं, तो उसे क्रॉस बॉर्डर लीजिंग कहा जाएगा। मोस्टली ये सब काम क्यों होते हैं, क्योंकि आपको टैक्स अवॉइडेंस, जैसे कि हमने डीटी में पढ़ा हुआ है, DTAA, जैसे हमारा जो टैक्स अवॉइडेंस वाले एग्रीमेंट होते हैं, तरह तरह की ट्रीटी होती है, उसके तहत ये वाली जो लीजिंग है वो फायदेमंद रहती है और इसीलिए लोग इसको ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस हो सकता है या फिर टैक्स शेल्टर कंट्रीज में मिल सकती है कि जहाँ पे टैक्स ही ना लगे। और ये मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है ताकि वो आर्बिट्रेज कर सके द डिफरेंस इन द टैक्स लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो वो जहाँ पे टैक्स लॉ या जो कम होंगे, जहाँ पे टैक्स हेवन कंट्रीज हम कह सकते हैं, वहाँ पे ये यूज करके होता है। और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इससे ज्यादा यूज करती हैं। इसके बाद में आता है इसके अंदर पॉइंट के कौन कौन सी, एक और, वो तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर लीजिंग जो है वो सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन इन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इमर्जिंग नेशंस। तो जैसा कि हमने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज यूज कर सकती है, तो हम जो क्रॉस बॉर्डर लीजिंग हम कौन कौन से कामों में या कौन कौन सी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उन इमर्जिंग नेशंस के लिए, जो फुली डेवलप नहीं है, डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे कि इंडिया, तो उनकी फाइनेंसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए क्रॉस बॉर्डर लीजिंग
ऑप्ट किया जाता है। और फिर ये जो पैसा होता है जो फाइनेंस किया जाता है वो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता है, जैसे कि रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट, फिर टेलीफोन एंड टेलीकम्युनिकेशंस और पावर जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन सब कामों में रेल या एयर ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हम क्रॉस बॉर्डर लीजिंग का सहारा ले सकते हैं फॉर फाइनेंसिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द इमर्जिंग नेशंस। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। तो इसका पूरा का पूरा क्या काम है, क्यों हम इंडिया में या हम हमारी सेम कंट्री में भी लीज ले सकते हैं, लेकिन हम दूसरी कंट्रीज को क्यों ऑप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैक्स शेल्टर मिलेगा और उस वजह से हम जब भी लीज लेते हैं तो उसके ऊपर चाहे आपको इंटरेस्ट भरना पड़े या जो भी रहे, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, वो हम रिड्यूस कर पाते हैं। क्यों? ये किस हिसाब से होता है? क्योंकि जो अगर लेसर है, अगर उसको वहाँ पे टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउंस ज्यादा मिल गया तो उसकी टैक्सेबल इनकम रेड्यूस हो जाती है। तो ये जो फायदा एक लेसर को मिल रहा है क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन अलाउंस उसको मिल रहा है और उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, तो ये जो फायदा लेसर को हो रहा है वो ये सेविंग पास ऑन कर देता है अपने लेसी को एज अ लोअर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। तो वो कम इंटरेस्ट पे, जैसे आपने देखा होगा कि हम जैसे फॉरेक्स में भी पढ़ते हैं कि इंडिया में अगर लेटेस्ट से लोन की रेट चल रही है 13%, तो वही लोन अगर आप अमेरिका या फॉरेन कंट्री से अगर लेंगे लोन, तो वहाँ पे आपको 2 या 3% ही इंटरेस्ट रेट लगेंगी। तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट की अगर आपसे बात करें तो वो तो रेड्यूस हो जाएगी, लेकिन बस वही रहता है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रेट्स आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी यही है कि लोअर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पास ऑन किया जाता है, जो कि लेसर को जो बेनिफिट होता है वो लेसी को इस हिसाब से ट्रांसफर करता है। तो यही पॉइंट है क्रॉस बॉर्डर लीजिंग में। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है लीजिंग चैप्टर का। Many companies calculate the internal rate of return of incremental after tax cash flows from financial lease। तो कई कंट्री या कई कंपनीज क्या करती हैं कि वो इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज ले लेती है अपना। इंक्रीमेंटल मतलब जो ऑलरेडी था, दो अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे, जितना ए में आ रहा था और बी में समझिए इतने कैश फ्लो, तो बी माइनस ए, जो ये जो इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज होंगे उनको हम IRR पे कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बताना है हमें कि इसकी वजह से व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू थिंक दिस में गिव राइज टू एंड व्हाट रेट शुड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बी कंपेयर्ड विद, ये हमें डिस्कस करना है। तो इसमें अगर हम IRR यूज करते हैं तो हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और हम उस रेट को कौन सी रेट से कंपेयर करेंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करने वाले हैं, इसी के साथ हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या अराइज होती है? मेन प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि IRR मेथड में कैन नॉट बी यूज टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव लीज बेसिस। तो जब भी अगर हमारे पास दो अल्टरनेटिव हैं लीज, एक हम ए से ले सकते हैं, एक हम बी से ले सकते हैं, तो वहाँ पे अगर डिफरेंट बेसिस होगी, जैसे कि डिफरेंट लाइव्स है, यानी कि एक्सपेक्टेड लाइफ अगर इक्विपमेंट की अलग है या फिर उनका पेमेंट पैटर्न अलग है, किसी में तो आप बलून वाला कह सकते हैं कि एट द एंड टर्मिनल ईयर में करना है, किसी में अलग अलग अमाउंट चेंज हो रही है, ऐसे कुछ है, तो इन सब चीज़ों में हम IRR मेथड यूज नहीं कर सकते जब हमें दो अल्टरनेटिव में यूज करना हो। तो ये हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि अगर फर्म जो है अगर वो टैक्स पे ही नहीं कर रही या फिर एक कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्स वो अगर पे नहीं कर रही है, तो हमें IRR मेथड जो है वो यूज करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब हम ये मेथड यूज करते हैं तब हम कंपेयर करते हैं टू एन आफ्टर टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि टैक्स रेट अगर होगी नहीं तो उसके ऊपर आफ्टर टैक्स लगा के करना मुश्किल हो जाएगा। और कभी कभी जैसे टैक्स हॉलीडे पीरियड होता है, उन सब सिनेरियो में भी ये काम डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही फर्म के लिए थोड़े टाइम के लिए, लेट अस से 10 ईयर्स के लिए टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद 11th ईयर से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो इन सब केसेस में IRR मेथड यूजफुल नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो रिस्क है वो कांस्टेंट नहीं होता। वो कैसे? कि देखिए जो हम लीज पेमेंट है वो तो मोस्टली रिस्कलेस होते हैं अगर वो डिफाइंड हो तो। वहीं दूसरी ओर जो सैल्वेज वैल्यू होती है, जो कि आपको टर्मिनल ईयर में जाके मिलेगी, तो उसके ऊपर जो रिस्क होता है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से तब मार्केट में क्या कंडीशन होगी वो हमारी मतलब एक अनसर्टेनिटी उसमें इन्वॉल्व रहती है। इसके लिए वो वाला काम रिस्की हो जाता है और यहाँ पे रिस्क जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। और इन सब चीज़ों के लिए ही हमने देखा होगा कि हम जो टर्मिनल वैल्यू जो रहती है उसको हम एक अलग रेट ऑफ डिस्काउंट से डिस्काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 रेट्स की हमें ज़रूरत होती है, 2 डिस्काउंट रेट्स की, लेकिन IRR जो मेथड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही रेट मिलती है। तो इसके लिए यहाँ पे ये भी इशू आता है। और लास्टली पॉइंट इसमें ये आता है कि जो लेसी होता है उसके लिए 3 तरह के मेनली इनफ्लो या आउटफ्लो 3 सिनेरियो होते हैं। सबसे पहले लेसी को एक इमीडिएट कैश इनफ्लो होगा, उसके बाद एक सीरीज ऑफ आउटफ्लोज होगी और फिर फाइनली उसे एक इनफ्लो मिलेगा ड्यूरिंग द टर्मिनल ईयर। लेकिन विद 2
चेंजेस ऑफ साइन, क्योंकि यहाँ पे कभी इनफ्लो हो रहा है कभी आउटफ्लो हो रहा है, इस हिसाब से भी क्या होता है कि 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं IRR मेथड की वजह से। इसके लिए भी इन सब सिनेरियो में यहाँ पे IRR मेथड जो है वो यूज करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसके साथ ही हमने आज हमारा लीजिंग का चैप्टर भी खत्म किया है, संपन्न किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड दिस इज प्रियंका पुरोहित साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।